हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चे माल की खोज में। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं पहले हम ये समझेंगे। रॉ मटेरियल्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्कों, या किसानों और चरवाहों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। रॉ मटेरियल्स परिवर्तित होते हैं फिनिश्ड गुड्स में। उदाहरण के लिए रॉ मटेरियल जैसे लकड़ी परिवर्तित हो सकती है फर्नीचर में, जो कि फिनिश्ड गुड है, और धातु जैसे कि सोना परिवर्तित हो सकता है गहनों में, तो गहने फिनिश्ड गुड है। कुछ रॉ मटेरियल जो हड़प्पा वासी इस्तेमाल करते थे वह उन्हें लोकली ही मिल जाते थे, मतलब वह जहाँ रहते थे वहीं मिल जाते थे। लेकिन बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन्स बहुत दूर दूर की जगहों से लाए जाते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। शायद हड़प्पा वासियों को तांबा मिलता था आज के समय के राजस्थान से, और ओमान से भी मिलता था जो वेस्ट एशिया में है। Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन को तांबे के साथ मिक्स किया जाता था पीतल बनाने के लिए। हो सकता है टिन को आज के समय के अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया हो। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। सोना लाया जाता था आज के समय के कर्नाटक से। प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और कीमती पत्थर लाए जाते थे आज के समय के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। क्वेश्चन है, हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उस समय सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। हड़प्पा से पहले समय में पहिए नहीं होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को पहिए वाले ठेलों की शेप जैसे खिलौने मिले, तो हो सकता है हड़प्पा के समय में पहिए बनने लगे हों और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहिए वाले ठेलों पर लाद कर ले जाया जाता हो। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, यानी शहरों में लोगों के लिए खाना। जबकि बहुत सारे लोग शहरों में रहते थे और बाकी लोग कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और क्रॉप्स उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे खाना सप्लाई करते थे शहरों में रहने वाले शिल्पकारों, लेखकों और शासकों को। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. आर्कियोलॉजिस्ट को पौधों के अवशेष मिले जिससे पता चला कि हड़प्पा वासी गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, अलसी के बीज और सरसों उगाते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. उस समय एक नई टूल प्लो यानी हल का इस्तेमाल किया गया था मिट्टी को खोदने के लिए और बीजों को बोने के लिए। देखिए, ये खिलौना मिला आर्कियोलॉजिस्ट को हल के रूप का। असली हल जो शायद लकड़ी से बने हुए थे वो नहीं बचे, लेकिन टॉय मॉडल मिले। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. इस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात नहीं होती थी, इसलिए विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे वे लोग पानी को स्टोर कर लेते थे और जब पौधे बढ़ रहे होते थे तब खेतों में उस पानी को सप्लाई कर देते थे। The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. हड़प्पा वासी पालते थे गाय, भेड़, बकरी और भैंस। जहाँ वे लोग रहते थे उस जगह के आसपास पानी और घास होती थी, लेकिन गर्मियों के महीनों में जब पानी सूख जाता होगा तो संभवतः वे लोग जानवरों के झुंड को लेकर दूर दूर जाते होंगे पानी और घास की तलाश में। They collected fruits like bear,
caught fish and hunted wild animals like the antelope. हड़प्पा वासी फल इकट्ठा करते थे जैसे बेर इत्यादि, मछली पकड़ते थे और जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे जैसे हिरन। ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। चलिए गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स मिले उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खदिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में खदिर बेट पर धोलावीरा शहर स्थित था। वहाँ साफ पानी मिलता था और वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था कि हड़प्पा के शहर 2 हिस्सों में विभाजित होते थे, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट का हिस्सा छोटा था, यानी उसने कम जगह घेर रखी थी, लेकिन ऊंचा था, मतलब ऊंचाई पर बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था सिटाडेल के रूप में। और ईस्ट का हिस्सा बड़ा था, यानी ज़्यादा जगह घेरे हुए था, लेकिन नीचा था और इसे लोअर टाउन कहा जाता था। लेकिन धोलावीरा 3 हिस्सों में विभाजित था। Each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways। और हर हिस्से के चारों तरफ बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। इस शहर में एक बड़ा खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को सफ़ेद पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया होगा। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब हम लोथल के बारे में जानेंगे। ए डॉकयार्ड एट लोथल। यह देखिए, यह विशाल तालाब लोथल का एक डॉकयार्ड हो सकता है। Where boats and ships came in from the sea and through the river channel। हो सकता है इस डॉकयार्ड पर नदियों से बोट्स और समुद्र से शिप्स आते हों। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। और संभवतः शिप्स से और बोट्स से सामान यहाँ उतारा जाता हो और शिप्स और बोट्स पर सामान चढ़ाया भी जाता हो। द सिटी ऑफ लोथल। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। गुजरात की खम्बात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खम्बत में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल शहर स्थित था। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available। ये शहर ऐसी जगह के पास था जहाँ कच्चा माल जैसे कि कम कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे। This was an important center for making objects out of stone, shell and metal। पत्थर, खोल और धातु की वस्तुएं बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। There was also a storehouse in the city। इस शहर में एक स्टोर हाउस यानी गोदाम भी था। Many seals and sealings were found in this storehouse। बहुत सारी सील्स यानी मुहरें और सीलिंग्स यानी गीली मिट्टी पर मुहर का ठप्पा इस स्टोर हाउस में मिले। A building that was found here was probably a workshop for making beads। यहाँ एक बिल्डिंग मिली जो शायद मोती बनाने की कार्यशाला थी। इस बिल्डिंग से पत्थर के टुकड़े, आधे बने हुए मनके बनाने के उपकरण और बने हुए मनके मिले। Seals and sealings। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। हो सकता है सील्स यानी मुहरें इस्तेमाल होती हों स्टैंप लगाने के लिए उन बैग्स पर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। जब एक बैग को बंद कर दिया जाता था तो उसकी गांठ पर गीली मिट्टी की लेयर चढ़ाकर उस पर मुहर लगा दी जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज ए सीलिंग। गीली मिट्टी की परत पर लगी मुहर के ठप्पे को सीलिंग कहा जाता है। जब सामान बैग में भरकर उस पर सीलिंग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और जब सामान सही जगह पहुंच जाता था तब अगर सीलिंग बिगड़ी नहीं होती तो माना जाता था कि सामान सुरक्षित पहुंच गया।
लेकिन अगर सीलिंग बिगड़ी हुई होती थी तो माना जाता था कि सामान के साथ रास्ते में छेड़छाड़ की गई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड यानी अंत का रहस्य। 3900 साल पहले एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। लोगों ने बहुत सारे शहरों में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स और वेट्स का इस्तेमाल होना बंद हो गया। दूर दूर से रॉ मटेरियल को लाना कम हो गया। मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर कूड़े के ढेर बनने लगे। नालियां टूट गईं। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि शायद नदियां सूख गई थी। अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। दूसरों ने कहा कि बहुत सारे पेड़ काट दिए गए और जंगलों का विनाश हो गया। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। जंगलों का विनाश इसलिए हुआ होगा क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए और कॉपर ओर्स की स्मेल्टिंग के लिए बहुत सारी लकड़ियों को ईंधन के रूप में जलाया गया होगा। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. इसके अलावा गायों, भेड़ों और बकरियों के झुंडों ने हरी घास को अपना चारा बनाकर बिल्कुल नष्ट कर दिया होगा। In some areas there were floods. कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। लेकिन इन सभी कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि अगर बाढ़ आई भी होगी और यदि नदियां सूखी होंगी तो इसका असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। इससे सभी नगरों का अंत नहीं हुआ होगा। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा लगता है कि राजाओं का कंट्रोल समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, लेकिन उसका असर साफ दिखाई देता है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर अबेंडेंड। आज के समय के पाकिस्तान के सिंध में और वेस्ट पंजाब में जो बस्तियां थी, लोगों ने वे छोड़ दी थी। बहुत सारे लोग ईस्ट और वेस्ट के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। न्यू सिटीज एमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर उभर कर आए। अब एल्सवेयर में हम इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। नाइल नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर इजिप्ट का ज़्यादातर हिस्सा सूखा रेगिस्तान है और यह आप ध्यान में रखें कि नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट पर राजाओं का शासन था। These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. राजे महाराजे अपनी सेना को दूर दूर की जगहों पर सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और कीमती पत्थर लाने के लिए भेजते थे। They also built huge tombs known as pyramids. उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह देखिए, ये पिरामिड्स हैं। When the kings died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. राजाओं के मरने पर उनके शवों में रसायन लगाकर ताबूतों में बंद करके इन पिरामिड्स में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। These carefully preserved bodies are known as mummies. सुरक्षित रखे इन शवों को ममीज कहा जाता है। राजाओं के शवों के साथ और भी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। कभी कभी राजाओं के शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। These are amongst the most elaborate burials known in world history. दफनाने का यह तरीका दुनिया के इतिहास में सबसे सुसंपन्न तरीका है। यह कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो। मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई लगभग 7000 साल पहले।
बिगनिंग ऑफ सिटीज़ अबाउट 4700 ईयर्स एगो। शहरों की शुरुआत हुई लगभग 4700 साल पहले। बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दी सिटीज़ अबाउट 3900 ईयर्स एगो। इन शहरों के अंत की शुरुआत हुई लगभग 3900 साल पहले। द एमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। अन्य शहरों का उद्भव हुआ लगभग 2500 साल पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।